हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है भारत की जनसंख्या और उसके विविध आयाम। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि भारत की आबादी चीन से बढ़ गई है, या भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। तो किसी भी देश की जनसंख्या उस देश या समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होती है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसका एक महत्वपूर्ण हाथ होता है जो उस समाज के विकास में या उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। लेकिन अगर यह जनसंख्या उस समाज के लिए एक समस्या के रूप में अगर सामने आने लगे तो इससे चिंतित होना वाजिब है। हमने देखा कि भारत की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के एक चिंता मन में उठता है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो वर्तमान में 140 करोड़ तक से भी आगे बढ़ने लगी है। और अभी एक आंकड़े के अनुसार या संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें अनुमान लगाया गया था कि नवंबर 2022 तक पूरे विश्व की आबादी 8 अरब हो जाएगी। और उसी आंकड़ों में ये अनुमान लगाया गया कि भारत की आबादी चाइना से अधिक हो गई है। अर्थात भारत की जो वर्तमान आबादी है वो 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। अर्थात भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक हो गई है। हालांकि UNFPA जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स है, जो रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह भी कहा गया है कि भारत और चीन के जो जनसंख्या अंतर है इसकी तुलना करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों देशों में जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वो अलग अलग हैं। तो इस हिसाब से दोनों में अंतर कर पाना कि बढ़ रही है घट रही है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या जिस रफ्तार से या जिस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है वो अधिक हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने पहले अपना 1 चाइल्ड नॉर्म जो काफ़ी पहले बनाया था उसके कारण उसके चलते उसकी आबादी अब धीरे धीरे कम हो रही है और भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये देखा जाए कि क्या भारत की आबादी को कम करने के लिए किसी नीति या नियोजन के लिए सरकारों ने कभी प्रयास किया कि नहीं किया। तो हम पाते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद जब हमारे पास योजना आयोग का निर्माण हुआ और योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, तो सन 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया तथा पहली पंचवर्षीय योजना में बढ़ती जनसंख्या को विकास के बाधक के रूप में चिन्हित किया गया। सन 1960 में पहली बार देश के लिए विशेषज्ञों के समूह ने जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। 1981 में इस नीति में कुछ संशोधन किया गया। इसके बाद सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति का जो 2000 जनसंख्या नीति की जो घोषणा की गई, उस नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन तथा स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर देना, इस पे इंगित था। तो एक जो 2011 की जो जनगणना है हमारी वो है 121 करोड़, जो जनसंख्या के लिहाज से विश्व में दूसरे स्थान पे थी। लेकिन अब हमने कुछ दिनों पहले चाइना को पीछे छोड़ दिया है, चूँकि अभी जनगणना हुई नहीं है। तो आंकड़ों के ही हिसाब से हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और भारत अब आगे निकल चुका है। लेकिन बात करें कि जो जनसंख्या की जो बढ़ती जनसंख्या है उसका किसी भी समाज या देश पे क्या असर पड़ता है,
इसका हम सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सर्वप्रथम जनसंख्या पे थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में एक निबंध लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और उसके माध्यम से पूरे विश्व की बढ़ती हुई आबादी पे चिंता प्रकट की गई थी उस निबंध में। और उसने इस निबंध के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराया था कि अगर समय रहते देशों ने या समाज ने या देश ने अगर ध्यान नहीं दिया तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी कि उसके सस्टेन करने के लिए, उसके भरण पोषण के लिए उपलब्ध संसाधन या खाद्यान्न की कमी महसूस होने लगेगी, जिसके वजह से बहुत सारी समस्याओं का जन्म होगा। तो रॉबर्ट माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ रही है और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो अंकगणितीय अनुपात से बढ़ रहा है। उनका कहना था कि समाज की समृद्धि के लिए जनसंख्या पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हालांकि आगे 1798 की बात कर रहे हैं और उस दौरान बाद में हालांकि इस चीज़ को महसूस किया भी, तमाम जो है अकाल पड़े, बीमारियां आई और भूख के कारण या अकाल के कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई। बंगाल का जो अकाल जो पड़ा था वो सबके सामने है। लेकिन जो कहा जाता है कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, तो इसके लिए हालांकि लोगों का ध्यान तो अवश्य गया होगा और फिर जो टेक्नोलॉजी, एक तकनीकी जो एडवांसमेंट हुआ, अन्वेषण हुए, खोज हुए या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने तमाम जो प्रयास किए, उसी के तहत जैसे 1966-67 में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की बात की जाने लगी, जब खाद्यान्न जो वर्तमान जो उस समय उपज थी उसको दोगुने करने के लिए उच्च किस्म के बीजों यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो मैक्सिको से लाया गया था गेहूं के बीज को गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और उसको उस हरित क्रांति के मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट थे। पहला था उच्च किस्म के बीजों का इस्तेमाल, दूसरा था रासायनिक खादों का प्रयोग करना, तीसरा कीटनाशकों का प्रयोग करना और चौथा इरिगेशन पे या उच्च सिंचाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना। तो इसके लिए बहुत सारे सब्सिडीज़ भी दी गई थी, मुफ्त में ट्यूबवेल और इसके लिए किसानों को उपलब्ध भी कराए गए थे। ट्रैक्टर भी सब्सिडी पे दी जाने लगी थी ताकि लोग जो है अपने खेतों को जो पशुओं से जोतना बंद करके ट्रैक्टर के माध्यम से जोतें, ताकि खेती में परिश्रम कम करना पड़े और उपज ज़्यादा बढ़े। तो इसने इस चीज़ को अनाज की उत्पादन क्षमता को तो बढ़ा ही दिया, उत्पादन बढ़ी और एक तरीके से आत्मनिर्भर कहा जा सकता है कि हुए। लेकिन फिर भी जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं लग पाया। जनसंख्या जो है अपनी गति से बढ़ती रही। हालांकि देखा जाए तो भारत की जो आज भी लगभग 65% से ऊपर आबादी गांव में ही निवास करती है और ज़्यादातर गांव के लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। उनके पास आजीविका के मुख्य स्रोत कृषि के रूप में ही है। गांव में अभी भी शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, धीरे धीरे आ भी रही है। लेकिन जो परिवार नियोजन के लिए या जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो ज़रूरी कदम था वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया। गांव के लोगों को परिवार नियोजन के प्रति ज़्यादा आकर्षित या प्रेरित नहीं कर पाए। हालांकि हम पाते हैं कि जब 1975-77 में आपातकाल के दौरान पुरुष नसबंदी पे जो जोर दिया गया था, वो लोगों के विरोध के कारण उसको वापस लेना पड़ा था, काफ़ी उसका विरोध हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों में खुद से परिवार नियोजन के प्रति या परिवार को छोटे परिवार के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाने के लिए जो एक प्रभावी कदम था उस पर ज़्यादा हम कारगर साबित नहीं हो पाए। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ती रही और बहुत ज़्यादा हम
सफल नहीं हो पाए। अगर संसाधनों की बात करें कि किसी भी देश या समाज में जो उसके पास प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जल, जंगल, ज़मीन और खनिज तेल, ये जो हमारे जो प्राकृतिक रूप से जो पहले से ही मौजूद हैं, उसका हम उस समाज की जनता को के भरण पोषण के लिए एक अवसर उपलब्ध कराती है, एक संसाधन के रूप में उसकी कमी को पूरा करती है। लेकिन अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और संसाधन कम पड़ जाए तो संसाधन पे अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है, बोझ पड़ने लगता है और अन्य दूसरी विसंगतियां जन्म लेती हैं। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के पास जो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता है वो अगर कृषि योग्य भूमि के रूप में वो दुनिया का मात्र 2% है और pीने योग्य पानी जो भारत के पास है वो दुनिया का मात्र 4% है। लेकिन जनसंख्या पूरी दुनिया का 20% अकेले भारत में निवास करती है। यानी कहा जाए तो अगर पूरे विश्व की जनसंख्या 100 है तो उसमें अकेले भारत की जनसंख्या 20 है। यानी कि निश्चित ही जनसंख्या हमारा जो 32 लाख से अधिक जो स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्रफल है, 32,67,283 स्क्वायर समथिंग है, इस स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो उतना पर्याप्त नहीं हो पा रहा है जितना जो हमारी जो जनसंख्या उपलब्ध है उसको उसके भरण पोषण के लिए। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात पे बनी या फिर इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा कि जो गांव की जनसंख्या है या ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ पे पर्याप्त अवसर या रोजगार सृजित कराए जाएं और छोटे परिवार के महत्ता के प्रति लोगों को अवगत कराया जाए ताकि हम जनसंख्या पे एक प्रभावी नियंत्रण पा सकें। लेकिन हमारा जो समाज है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, अगर हम उस पर भी एक अगर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि भारतीय समाज मूलतः एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुष प्रधान होने के नाते पुरुषों का सामाजिक व्यवस्था पे एकाधिकार है। और आज भी पितृसत्तात्मक समाज में रूढ़िवादी विचारों के चलते लड़की से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है और इसे विडंबना ही कहा जा सकता है या माना जाता है कि एक कि बेटा ही बाप के लिए स्वर्ग की सीढ़ी तैयार करता है। इसी बेटे की चाह में बेटियां पैदा होती जाती हैं। एक रमाशंकर यादव विद्रोही जी की कविता जो है वो याद आती है कि बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी बेटी के चाह में प्रयास होता है कि बेटा पैदा हो कुल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, और बेटियां उगाती यानी बेटी पैदा हो जाती है तो इसी चाह में जो है आबादी बढ़ती जाती है। और इस मान्यता के चलते जो परिवार के लिए पुत्र एक अनिवार्य योग्यता जो बन जाती है वो एक जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो दूसरी तरफ गरीब और अनपढ़ लोग बच्चों को अधिक जन्म देते हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि जितने ज़्यादा हाथ उतने ज़्यादा काम, उतनी ज़्यादा आय। तो बच्चों का और एक तरफ से एक मान्यता भी आती है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, उसमें हमारा क्या। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। हालांकि शिक्षा के माध्यम से या आगे लोगों की जागरूकता या ये कहिए कि इसके प्रति जो एक जनसंख्या के प्रति जो एक चेतना जो बढ़ रही है, तो अब धीरे धीरे ये मान्यता कम हो रही है। लेकिन अभी तक की जो मान्यता ऐसी रही है तो ये भी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई थी। आगे जो अन्य तमाम जो कारण है वो है जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ता अंतर, कम उम्र में विवाह, अशिक्षा, गरीबी, परिवार नियोजन के प्रति संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, मनोरंजन के साधनों की कमी इत्यादि।
लेकिन देखा जाए तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए सबसे कारगर जो तरीका है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, और इस सर्वांगीण विकास में बेहतर शिक्षा और आर्थिक संपन्नता एक बहुत बड़ा कारण है। अर्थशास्त्री भी ये मानते हैं कि बढ़ती संपन्नता प्रजननता को कम करती है, यानी कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा है, आर्थिक रूप से अगर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो उसका बच्चे पैदा करने की तरफ से ध्यान कम होता है, उस ध्यान कम जाता है। तो ये संपन्नता बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पे जितनी जनसंख्या है और जितने संसाधन उपलब्ध हैं प्राकृतिक रूप से जो इसके भरण पोषण के लिए ज़रूरी हैं, तो जितनी जनसंख्या है उसको सस्टेन करने के लिए, उसके भरण पोषण के लिए कम से कम 2 पृथ्वी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के हिसाब से या पारिस्थितिकीय पदचिन्ह के आंकड़े बताते हैं, या उसके हिसाब से ये ऐसा माना जाता है, उनका मानना है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कहना है कि जितना मनुष्य एक वर्ष में चीज़ों को खपत करता है या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने संसाधनों का वो खपत करता है, इस्तेमाल करता है, उसको उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी को 2 वर्ष की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से जितनी आबादी है पृथ्वी की, उसको सस्टेन करने के लिए 2 पृथ्वी की ज़रूरत महसूस हो है। ये भी देखा जाए कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो एक समस्या है, लेकिन एक समस्या के रूप में न लेते हुए इसको संसाधन के रूप में ही देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बढ़ती हुई जनसंख्या देश को उन्नति में कारगर साबित हो सकती है। इसमें जनसांख्यिकी जो लाभांश होता है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी जो कार्यशील लोगों की जो संख्या है वो इस समय भारत में सबसे ज़्यादा है। जो 15 से 59 साल तक के बीच में जो जनसंख्या है उसकी ज़्यादा आबादी है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस रूप में? मानव पूंजी के रूप में, जो अतिरिक्ता, जैसे अगर इसको स्किल्ड बना दिया जाए, या फिर जो है सस्ते, क्योंकि भारत में अधिक जनसंख्या है, लेबर सस्ता है, तो खाड़ी के देशों में, विश्व के अन्य देशों में ये जाते हैं और जा कर के अपने श्रम के द्वारा रिमिटेंस वापस अपने देश में भेजते हैं। तो हमारे यहाँ पैसे आते हैं रिमिटेंस के रूप में, तो इससे देश की उन्नति या उसकी प्रगति तो होती ही है। तो इसके रूप में कुशल श्रम, क्योंकि उस जनसंख्या को अगर कुशल बनाया जाए, स्किल्ड बनाया जाए, तो वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। मानव संसाधन के निर्यात रूप में जो श्रम के लिए लोग जाते हैं, और जनांगीय लाभांश के रूप में इसका लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि जो देश की जो आबादी है उसमें रिपोर्ट जो 2019 की एक रिपोर्ट बताती है यूएन नेशन की, कि भारत में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है या कुपोषण का शिकार है। और संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक इस भूखमरी या कुपोषण से मुक्ति पा ली जाए। और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जिस तेज़ी से, जिस गति से या जिस रफ्तार से इस पे काम चल रहा है, इस कुपोषण से मुक्ति पाने का, वो आवश्यक या सही नहीं प्रतीत हो रहा है। और उस हिसाब से इस लक्ष्य को 2030 तक कुपोषण दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना काफ़ी कठिन होगा, ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसका निपटने का तरीका क्या है, उस पर ईमानदारी से गौर करने की ज़रूरत है। मसलन नीतियां बनाने और उसका निर्धारण करने से समस्या का हल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके प्रति प्रभावी जन जागरूकता और उसको वास्तविक धरातल पे उतारना होगा। जनसंख्या केवल नीति बना देने से इसका उपाय नहीं होने वाला है। अभी जैसे हम कहें कि नीतियां बनी, 2000 में नीति आई, तो क्या उसके पहले
जनसंख्या के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा था, लेकिन जो नीतियां बन रही थी, काम तो चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जनता पे दबाव नहीं डाला जा रहा था, क्योंकि 1996 से देश में जो जनसंख्या को रोकने के लिए जो काहिरा मॉडल जो इस्तेमाल किया गया था, काहिरा मॉडल में ये था कि जनसंख्या के कम करने के लिए जनता पे दबाव न डाला जाए, बल्कि परिवार नियोजन के प्रति और शिक्षा, परिवार नियोजन और स्त्री शिक्षा पर विशेष करके जोर दे करके लोगों को परिवार छोटा करने या जनसंख्या को कम करने के लिए प्रेरित करना, ये इस पर आधारित था। तो उस हिसाब से वो ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया। विशेषज्ञों का मानना था कि ये उपाय ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFS का जो रिपोर्ट है 2015-16 का रिपोर्ट बता रहा है कि जो प्रजनन दर है वो 2.8 से बढ़कर घट करके 1.8 तक आने का अनुमान है 2030 तक। तो इसके हिसाब से अब जो फर्टिलिटी रेट है या प्रजनन दर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि लोगों का बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है कि ये शिक्षा के चलते या परिवार नियोजन के प्रति उनका बढ़ते दृष्टिकोण के चलते ये ऐसा हो रहा है और जनसंख्या धीरे धीरे अब कम। लेकिन फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का सबब तो है ही। इसलिए जो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं जुटाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए न केवल सामाजिक बल्कि पर्यावरण और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। सरकारी स्तर पर बढ़ती जनसंख्या को रोकने तथा बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है स्त्री शिक्षा को लेकर करके। और गाँव में, ख़ास तौर से गाँव में जो अभी भी जड़ता के केंद्र बने हुए हैं, धार्मिक मान्यताओं का ज़्यादा प्रभाव रहता है, धर्म ज़्यादा प्रभावी रहता है और वो उनकी वो रूढ़ियों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसको शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे कम कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, ताकि हम उनको अपने सामाजिक जिम्मेदारियों, अपने देश की जिम्मेदारियों के प्रति और ज़्यादा आगाह किया कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ज़रूरत इस बात की है कि समस्या के प्रति जनमानस में व्यापक चर्चा और विमर्श का रूप दिया जाए। छोटे परिवार के प्रति जागरूक बनाया जाए। समाज के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से ही किसी भी योजना या कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। एक बहुआयामी समावेशी नीति की ज़रूरत है, जो समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और वंचित तबके को सकारात्मक रूप से लाभ पहुंच सके। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमें उन सभी कारणों पर ईमानदारी से सतत प्रयास करना होगा जो जनसंख्या वृद्धि के लिए लाभदायक हैं या उत्तरदायी हैं। साथ ही हमें विवाह की उम्र में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार का सृजन, भूमि का उचित उपयोग, संसाधनों का उचित उपयोग, उचित दोहन तथा न्याय संगत बंटवारा, शिक्षा और स्वास्थ्य में स्त्री शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देना, उचित औद्योगिकरण, बेहतर सरकारी नीतियां, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना होगा। आर्थिक विकास, आर्थिक मॉडल असमानता पैदा करने वाला रहा है, जिससे समाज के एक बहुत छोटे हिस्से को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। इन सभी उपायों पर सही तरीके से विचार करने की ज़रूरत है, तभी हम बढ़ती जनसंख्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने देश को एक आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।